नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। यूपीपीएससी GS5 टॉपिक नंबर हमारा जो है वो है 7 है भाई। अगेन इसको मैं दो पार्ट में करूंगा और ये हम खत्म करेंगे फटाफट। देखिए, जो चीज़ें बहुत फैक्चुअल हैं, फैक्ट्स देखेंगे बहुत शॉर्ट में, और जो मेन काम की चीज़ है वो है इसके इश्यूज और वे फॉरवर्ड। तो जो टॉपिक 7 है भाई, उसमें हमको जो जो चीज़ें कवर करनी है वो है पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विस को हमें कवर करना है और उसके वे फॉरवर्ड और इश्यूज जो चल रहे हैं पब्लिक सर्विस के यूपी में, उसको हम कवर करेंगे। पब्लिक पब्लिक सर्विस कमीशन भी इसी सेशन में हमारा होगा। ऑडिटिंग और एडवोकेट जनरल, तो इनको इंडिविजुअली इनके शॉर्ट में फैक्ट्स देखेंगे और जो इनके इशू और वो वे फॉरवर्ड है वो भी एक साथ देखते जाएंगे। फिर ये हाईकोर्ट जो है उसके लिए हम एक नेक्स्ट सेशन बनाएंगे, वहां पर उसके इश्यूज और वे फॉरवर्ड को देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं पब्लिक सर्विस पे। भाई देखिए, सिंपल सी बात है, उत्तर प्रदेश के जो उत्तर प्रदेश स्टेट है उसमें भी पब्लिक सर्विस है। जैसे यूपी जुडिशरी है, यूपी पुलिस है, ठीक है, यूपी जो सिविल सर्विसेज है, तो ये सब पब्लिक सर्विसेज है। तो इसके कोर फैक्ट्स क्या है, पहले हम वो यहाँ पर शॉर्ट में देख लेते हैं। भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 3092 to 311 यहाँ पर है भाई, क्योंकि होना काम सब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही है। तो ये फैक्ट अगर आप कोट करोगे इसके, इस तरह का कोई मेंस में क्वेश्चन आता है इस टॉपिक पर, तो मेन जो गेम है वो तो इशू और चैलेंजेस का है, वे फॉरवर्ड का है। तो यहां पर कुछ फैक्ट तो आपको इंट्रो वगैरह में बताने पड़ेंगे। तो भाई आप ये बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस यूपी में भी लगता है 3092 to 311, जहां पर कंडीशन ऑफ सर्विस की बात हो रही है। फिर टाइप्स आप कुछ बता सकते हो, एग्जाम्पल दे सकते हो कि भाई यूपी प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज हैं, सेक्रेटरियल सर्विस है, पुलिस सर्विस है, जुडिशियल सर्विस है भाई। लेकिन अगर आप डीप में जाओगे तो बहुत जो इंसान से जुड़े हुए सेक्टर हैं, जैसे भाई ये डेफिनेशन देखो, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एजेंसी। जो एजेंसी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अगेन मैं बोल रहा हूं, मैं देख के इसलिए पढ़ाता हूं आपका टाइम बचाने के लिए। मैं बहुत इस पर एलिब्रेशन दे सकता हूं, लेकिन हमें टाइम को बचाना है। दो दो ढाई ढाई घंटे के लेक्चर अब आप देखने का टाइम नहीं बचा है दोस्तों। शॉर्ट में खत्म करो और आगे बढ़ो। हेल्थ की सर्विस पब्लिक को मिलती है, एजुकेशन, लॉ, ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब गवर्नमेंट जो पब्लिक को दे रही है ना सर्विस, वो सब पब्लिक सर्विस है। यहां पर हमने कुछ टाइप्स देखे। अब चैलेंजेस क्या है, देखो यहां पर पब्लिक किन चीजों से परेशान चल रही है। तो परेशान चल रही है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से, जिससे इंपैक्ट होता है क्वालिटी ऑफ सर्विस पर। करप्शन से पब्लिक परेशान है और डिले इन सर्विस डिलीवरी, ठीक है। तो करप्शन, यहां पर हम ओवरऑल करप्शन की बात कर रहे हैं कि भाई जो करप्शन होता है, छोटा मोटा बड़े स्तर का, सब तरह का मिक्स जो करप्शन होता है वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट करता है। गवर्नमेंट ने रिफॉर्म भी किए हैं, ऐसा नहीं है, रिफॉर्म भी किए हैं। तो डिजिटल गवर्नेंस लेकर आई है यूपी गवर्नमेंट, जैसे उनका प्रोग्राम है ई डिस्ट्रिक्ट। फिर सीएम हेल्पलाइन है, ठीक है, और सीएम हेल्पलाइन के बाद इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस रिड्रेसल सर्विसेज हैं। तो शिकायत निवारण के लिए भी गवर्नमेंट काम कर रही है। तो यहां पर ये जो हमने चीज देखी वो शॉर्ट में देखी। अब हम आते हैं भाई पब्लिक सर्विस इन उत्तर प्रदेश के कोर इश्यूज क्या हैं और उसके वे फॉरवर्ड क्या हैं। तो यहां पर पब्लिक सर्विस के की इश्यूज को हम देख रहे हैं और उसके वे फॉरवर्ड को भी देख रहे हैं। तो जब भी पब्लिक सर्विस का कोई मेंस में क्वेश्चन आए तो आप क्या इश्यूज वहां पर डाल सकते हैं। डिले इन सर्विस डिलीवरी, ये रिपीट हो रहा है। करप्शन एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी की कमी है, करप्शन की मात्रा है। पुअर ट्रेनिंग एंड अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि देखो सर्विस की बात हो रही है तो जो अधिकारी लोग हैं उनमें पुअर ट्रेनिंग है और अकाउंटेबिलिटी की कमी है। और अर्बन रूरल सर्विस में डिस्पैरिटी है, मतलब अर्बन एरिया की सर्विस की क्वालिटी और रूरल एरिया की सर्विस क्वालिटी में बहुत फर्क है। तो यहां पर हमने ये कुछ की इशू देखे यूपी की पब्लिक सर्विस के। अब वे फॉरवर्ड क्या है भाई, डिजिटलाइजेशन कीजिए पब्लिक सर्विस का, ऑनलाइन आरटीआई और ई डिस्ट्रिक्ट, गवर्नमेंट ने ये किया भी है। अगर इनिशिएटिव अगर अपन देखेंगे, सिटीजन चार्टर को लेकर आइए। सिटीजन चार्टर के लिए हमने एक अलग से लेक्चर बनाया है। तो सिटीजन चार्टर लेकर आइए तो पब्लिक को मालूम चलेगा कि उसको क्या क्या सर्विस मिलने वाली है, और सिर्फ लाना नहीं है, उसको अपडेट भी करना है। सर्विस डिलीवरी एक्ट एनफोर्समेंट कीजिए भाई, गवर्नमेंट के अधिकारियों को इतने समय में ये काम खत्म करना चाहिए। अब उनके ऊपर एक लॉ बनाकर उसको इन्फोर्स करना चाहिए। रेगुलर ट्रेनिंग होना चाहिए। एचआर ऑडिट ऑफ सिविल सर्वेंट होना चाहिए। देखो जैसे प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉय का अप्रेजल होता है ना, कि अप्रेजल के हिसाब से उसको प्रमोशन वगैरह मिलना, तो ये सारी चीजें एचआर ऑडिट यहां पर भी होना चाहिए। और परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल सिस्टम होना चाहिए, ये पॉइंट भी आ गया। तो पब्लिक सर्विस को इन वे फॉरवर्ड से आप ठीक कर सकते हो और इश्यूज को हमने देखा।
तो कोर फैक्ट्स देखे पब्लिक सर्विस के, वहां पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र जरूर करना है, यूपी के रिस्पेक्ट में बात करनी है, यूपी के रिस्पेक्ट में की इश्यूज हमने देखे और वे फॉरवर्ड देखे। अब भाई जो हमारा आज का सेकंड टॉपिक है, आज का जो हमारा सेकंड टॉपिक है अब है वो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। भाई देखो यूपीएससी जो है वो सेंट्रल लेवल पे काम कर रहा है रिक्रूटमेंट के लिए। अब यूपीपीएससी में स्टेट सर्विस के लिए जो रिक्रूटमेंट हो रहा है वो कौन करेगा? यूपीपीएससी करेगा। सिर्फ रिक्रूटमेंट का काम नहीं है इनका, गवर्नमेंट को अपॉइंटमेंट के लिए, ट्रांसफर के लिए, प्रमोशन के लिए भी ये एडवाइस करते। फाइनल डिसीजन यूपी गवर्नमेंट लेगी लेकिन ये एडवाइस जरूर करेंगे। तो ये जो बोर्ड है यूपीपीएससी, ये यूपी गवर्नमेंट किसकी पावर से चला रही है? कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र होगा, फिर यूपीपीएससी के चेयरमैन का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो ये कुछ फैक्ट आपको मालूम होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हुआ अप्रैल 1 1937 को ये एस्टेब्लिश्ड हुआ है, ठीक है। हेडक्वार्टर है प्रयागराज। तो ये दो आप चीजें कोट करोगे तो ये थोड़ा हिस्ट्री बताएगा उसका। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बताओगे मतलब आपका पॉलिटी का नॉलेज यहां पर शो होगा। लेकिन देखो ये तो आप थोड़ा बहुत बताकर पॉलिटी का नॉलेज शो करोगे, लेकिन जो मेन इशू है वो है GS5 का यूपी के कंसर्न में आपको बातें करनी है। तो वो आपको इश्यूज और वे फॉरवर्ड हम ऊपर दिखाएंगे वापस। फंक्शंस की बात करें तो रिक्रूटमेंट टू स्टेट सर्विस है ना, एडवाइजिंग ऑन प्रमोशन एंड ट्रांसफर, डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए एडवाइस करता है गवर्नमेंट को। रीसेंट रिफॉर्म देखो ये अच्छी चीज है यूपी के रिस्पेक्ट में, ऑनलाइन एप्लीकेशन हो रही है भैया, OMR शीट्स आ रही हैं, एडमिट कार्ड आ रहा है, इंक्लूजन ऑफ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एग्जाम्स हो रहे हैं। मतलब ये नया कुछ रिफॉर्म यूपीपीएससी लेकर आई है। चैलेंजेस की बात करें तो यहां पर अब जो चैलेंजेस आपको बताने वो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने। देखो यूपीपीएससी का जो ज्यादा लेना देना है वो स्टूडेंट से, पब्लिक सर्विस का पब्लिक से लेना देना है, उसमें स्टूडेंट भी आ रहा है। लेकिन यहां पर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो आप, डिले इन रिजल्ट, पेपर देकर वो बैठा हुआ है, रिजल्ट में डिले हो जाता है, पेपर के लीक के इश्यूज बढ़ गए हैं, लिटिगेशन और रिक्रूटमेंट प्रोसेस, भाई रिक्रूटमेंट होने के बाद लिटिगेशन का लफड़ा उलझ जाता है, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट प्रॉब्लम में रहता है। तो ये जो हमने चीज देखी वो यूपी के रिस्पेक्ट में देखी, लेकिन अब हम वापस ऊपर टेबल पर जा रहे हैं और वहां पर इसके पर्टिकुलर की इशू और वे फॉरवर्ड शॉर्ट में देखेंगे। तो पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीएससी के की इशू और वे फॉरवर्ड पर ध्यान दीजिए दोस्तों। रिक्रूटमेंट डिले इन एग्जाम इरेगुलरिटीज, भाई यूपीपीएससी की बात हो रही है तो एग्जाम से लिंक करना है। पेपर लीक, लीगल डिस्प्यूट का इशू, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन सिलेक्शन प्रोसेस और पुअर रिड्रेसल ऑफ कैंडिडेट ग्रीवियंस। देखो पूरा आप कैंडिडेट से लिंक कर रहे हो क्योंकि बात हो रही है यूपीपीएससी की। अब वे फॉरवर्ड क्या है भाई इसके? स्ट्रिक्ट एग्जाम सिक्योरिटी और डिजिटलाइज्ड इवैल्यूएशन होना चाहिए भाई, चेकिंग जो होनी चाहिए वो डिजिटलाइज होनी चाहिए। टाइमली एग्जाम कैलेंडर और रिजल्ट डिक्लेरेशन होना चाहिए। यूज ऑफ AI और मशीन लर्निंग फॉर फ्रॉड डिटेक्शन, कितनी बड़ी बातें बोली जा रही है, देख रहे हो आप। ग्रीवियंस रिड्रेसल सेल और RTI ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मतलब स्टूडेंट के जो ग्रीवियंस है उसके लिए यूपीपीएससी के लिए अलग सेल होनी चाहिए और RTI की ट्रांसपेरेंसी को और बढ़ावा मिलना चाहिए। तो यहां पर हमने जो वे फॉरवर्ड और की इशू देखे भाई वो पब्लिक सर्विस कमीशन के देखे। अब हम इसी सेशन में बचे हुए 2 टॉपिक को शॉर्ट में कवर करते हैं। आपको एक आइडिया होगा दोस्तों, मेरा पर्पस है आपको फटाफट टाइम में, कम टाइम में चीजों का आइडिया देना। अब थोड़ा सा आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी और मेन चीज है राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, मजा उसी में आने वाला है। कितना भी ज्ञान ले लो उससे कुछ नहीं होने वाला। मजा स्टूडेंट को, एज अ स्टूडेंट आपको तभी फायदा मिलेगा जब आप खुद से राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे खुद के करियर को बनाने के लिए। तो ऑडिटिंग इन उत्तर प्रदेश, ऑडिटिंग इन उत्तर प्रदेश, देखो पहले ऑडिटिंग को समझ लो कहानी क्या है। देखो उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो यहाँ पे गवर्नमेंट के ऑडिट की बात हो रही है, और हमारे देश में अगर गवर्नमेंट के ऑडिट की कहीं पर भी बात होगी तो CAG जरूर आएंगे। CAG का मतलब यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट जी नहीं है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। हाँ जाहिर सी बात है CAG की टीम कम होती है इसलिए वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को यूज करते हैं, ठीक है। इंपेनलमेंट होता है बाकायदा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का। देश में जितने भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो अपनी फर्म की एलिजिबिलिटी के हिसाब से CAG के पास इंपेनलमेंट करते हैं। CAG इनको गवर्नमेंट ऑडिट के लिए जगह जगह भेजते हैं कि यहाँ की ऑडिट करो और रिपोर्ट दो। अब पहले तो ऑडिट को समझ लो होता क्या है। देखो ऑडिट का मतलब ये है कि जो अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं उनकी चेकिंग करना, ठीक है, उनकी चेकिंग करना, और सिर्फ चेकिंग नहीं करना
अपने ओपिनियन जो आपको चीजें उसमें मिली हैं उस ओपिनियन की रिपोर्ट भी दी जाती है, जिसे हम ऑडिटर्स रिपोर्ट बोलते हैं। ऑडिटर्स रिपोर्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑडिट की बात हो रही है, तो यूपी जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका अपना एक कंसोलिडेटेड फंड होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें बनाने को बोलता है, और एक कंटिजेंसी फंड होगा जो बनाने को बोलता है। अब उस फंड में पैसा आएगा और पैसा जाएगा, आएगा जाएगा, ठीक है। और गवर्नमेंट की अपनी कुछ स्टॉक स्टोर्स है ना, और असेट्स भी होंगी, तो इन सब में पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। तो पब्लिक के पैसे का कहीं मिस अप्रोप्रिएशन तो नहीं हो रहा है, कहीं सरकार की पैसे तो खर्च हो रहे हैं लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए थी। तो इन सब को चेक करने के लिए ऑडिट किया जाता है। अब देखो, ये तो मैंने फंडा आपको समझाया, लेकिन पर्पस समझ लो, इंश्योर अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक का जो एक्सपेंडिचर है, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर हो रहा है, पब्लिक पर्पस के लिए जो सरकारी खर्चा हो रहा है, उसमें अकाउंटेबिलिटी पकड़ना कि भाई किसने गड़बड़ की है। फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को चेक करना। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन की बात तो करना ही करना, पॉलिटी का जो हुनर है आपके पास, जो आपके पास नॉलेज है, उसको शो करके जरूर आइए दोस्तों। तो आर्टिकल 148 टू 151 आप जरूर इसका जिक्र करना, क्योंकि ऑडिट की बात हो रही है। सीएजी का जरूर एक बार जिक्र करना। ऑडिट में क्वेश्चन में अगर आप सीएजी नहीं कोट करोगे तो मजा ही नहीं आएगा दोस्तों, मसाला ही नहीं बनेगा वैसा। टाइप ऑफ ऑडिट देखो, कंप्लाइंस ऑडिट। ये क्या होता है मैं एक लाइन में समझाता हूं। सरकार ने जो भी पैसा खर्च किया है, वो खर्चा जो किया है वो उसकी पावर से किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर से या किसी लॉ की पावर से किया है या नहीं किया है, वो चेक करना है। फिर है फाइनेंशियल ऑडिट, मतलब कितना पैसा आया कितना गया फंड से, उसको चेक करना। परफॉर्मेंस ऑडिट को मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। देखो, परफॉर्मेंस ऑडिट में आपको समझना है ना, तो बहुत कई नजरियों से ऑडिट होता है, लेकिन आपको मैं एक चीज बताता हूं। प्रोप्राइटरी ऑडिट करके एक ऑडिट होता है, ठीक है। प्रोप्राइटरी ऑडिट करके एक ऑडिट होता है। अब ये प्रोप्राइटरी ऑडिट गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का एक पर्टिकुलर ऑडिट है। इसको कैसे समझोगे, देखो, ये एक गांव है, ठीक है, और इस गांव में बहुत सारे बच्चे हैं जिनको स्कूल मिलना चाहिए, और स्कूल बनाने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट ने स्कूल बनाया, लेकिन ये जो नदी है गांव की, स्कूल उस नदी के पार बना दिया। अब बच्चे को स्कूल जाना है तो नदी पार करके जाना पड़ेगा। तो बच्चा पढ़ना तो चाहता है, लेकिन नदी के बह से कई बार वो स्कूल जाता नहीं है, और जाता है तो बह जाता है। तो ले देकर ये जो स्कूल है ना, इसमें अब बच्चे कम हो गए। यहाँ पे 1000 बच्चे जो पढ़ सकते हैं, लेकिन स्कूल में मात्र पढ़ रहे हैं 100 बच्चे। जो थोड़े बड़े हैं उम्र में, नदी पार कर लेते हैं, या जैसे 100 बच्चे गांव से निकले तो 90 ही पहुंच पाए, 10 गायब हो गए। तो ये मजाक चल रहा है लाइटर नोट पे, लेकिन ये बहुत ही खराब खर्चा हो गया है। अगर यही स्कूल सरकार इधर बनाती तो ये इसका औचित्य पूरा हो जाता। प्रोप्राइटरी मतलब क्या सोच के खर्चा किया था, उस खर्चे का पूरा बेनिफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। सरकारी पैसा है भाई, अपनी जेब से पैसा खर्च करते तो सोच समझ के करते ना। तो सरकारी पैसे में वो दिमाग क्यों नहीं लगाया? जब अपने खर्चे की बात होती है तब बहुत दिमाग लगाता है व्यक्ति, है ना। आपके घर में कोई प्रोग्राम है तो बहुत सोच समझ के आप खर्चा करोगे, सोचोगे कि लाखों रुपए खर्च हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसकी यूटिलिटी पूरी मिलनी चाहिए। तो सरकारी पैसा खर्च करते टाइम अधिकारी ये चीजें सोचने लगेगा कि भाई सरकार का पैसा जैसे मेरी जेब का पैसा, और उस तरीके से डिसीजन मेकिंग करेगा तो लोगों का भला जरूर होगा। तो प्रोप्राइटरी ऑडिट में ये चीजें चेक की जाती हैं। तो स्टेट लेवल पर अगर हम ऑडिट के डिपार्टमेंट की बात करें तो अकाउंटेंट जनरल होता है भाई ऑडिट यूपी में, मतलब एक अधिकारी बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं बैठा हुआ है। और की इंस्टीट्यूशन की बात करें तो सीएजी तो रहेगा ही रहेगा भाई, सीएजी की कहानी तो कभी नहीं बदलने वाली। अब इश्यूज फाउंड इन ऑडिट, देखो इशू क्या मिलते हैं ऑडिट में। ऑडिट में क्या मिलेगा आपको भाई? जो पैसा खर्च हुआ है उसका मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड हुआ है, पर्सनल चीजों में आप पैसा यूज कर रहे हो, घोस्ट बेनिफिशियरी इन वेलफेयर स्कीम। भाई मान लीजिए मृत व्यक्ति के परिवार को, डिसीज्ड के परिवार को कुछ पैसा मिलना था, अब किसी कोई डिसीज्ड नहीं है या फर्जी है, बेनामी डिसीज्ड है, तो उसे बोलेंगे घोस्ट बेनिफिशियरी, मतलब है नहीं लेकिन बेनिफिशियरी को पैसा मिल रहा है। डिले इन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम ये है दोस्तों, उससे किसी भी चीज की कॉस्ट बढ़ जाती है। मान लीजिए किसी स्कूल का कंस्ट्रक्शन 2 साल में हो जाना चाहिए था और बिल्डिंग का पूरा खर्चा 10 करोड़ था, लेकिन यही काम आप 4 साल में कर रहे हैं, तो इससे कॉस्ट बढ़ जाती है। कॉस्ट बढ़ जाती है तो सरकारी पैसे में जो कम पैसों में काम होना था वो पैसा का खर्च बढ़ गया।
तो ये ऑडिटिंग इन उत्तर प्रदेश है। अब इसके हम वापस उसी टेबल में जहां पर हमें सार मिल रहा है चीजों का, वहां पर इश्यूज और वे फॉरवर्ड देखते हैं। डिले इन ऑडिटिंग रिपोर्ट, भाई 3-3 साल डिले रिपोर्ट आती है, और इसका एक मेन रीजन होता है अकाउंट्स प्रिपरेशन लेट होना। कई सारे सरकारी विभाग ऐसे होते हैं जिनके अकाउंट्स ही 3-3, 4-4 साल डिले चल रहे हैं प्रिपरेशन में, तो ऑडिटर ऑडिट करेगा ही नहीं जब तक अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं होंगे। नॉन कंप्लाइंस विद ऑडिट रिकमेंडेशन, अब ऑडिटर ने ऑडिट करके रिपोर्ट दी, पता चल रहा है उस रिपोर्ट पर कोई मतलब उसके बाद कुछ हो ही नहीं रहा है। पॉलिटिकल इंडिफरेंस टूवर्ड ऑडिट रिपोर्ट, मतलब ऑडिट रिपोर्ट को उतना सीरियसली नहीं। लेक ऑफ कैपेसिटी इन लोकल बॉडी फॉर ऑडिट रिस्पॉन्स, भाई ऑडिटर तो आया पढ़ा लिखा समझदार है, लेकिन उसको कई बार बुक्स ऑफ, देखो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो ग्राउंड पर मिलती है, बुक्स ऑफ अकाउंट ही कंप्लीट नहीं है तो वो ऑडिट क्या करेगा, ठीक है। और कंप्लीट है तो वो उस फ्रेमवर्क में कंप्लीट नहीं है जिसमें होना चाहिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो ये बहुत सारे इश्यूज होते हैं। फिर वो रिपोर्ट बना भी देगा तो उस रिपोर्ट को कोई नहीं देखेगा, वो एक तरीके से पोस्टमार्टम की तरह हो जाता है, ठीक है, जो पॉलिटी में आप समझते हैं ना। फिर इंश्योर टाइम बाउंड एक्शन ऑन ऑडिट रिपोर्ट, ये हम वे फॉरवर्ड देख रहे हैं। रेगुलर कैपेसिटी बिल्डिंग इन डिपार्टमेंट्स, भाई डिपार्टमेंट की कैपेसिटी बिल्डिंग करो, वो ऑडिट की अहमियत को समझे। स्ट्रेंथन लोकल फंड ऑडिट डिपार्टमेंट, मतलब भाई जो ऑडिट डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट के अंदर एक ऑडिट डिपार्टमेंट, इंटरनल ऑडिट को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। देखो इंटरनल ऑडिट पहले से ही चीजों का अगर ऑडिट होगा साथ साथ, है ना, मासिक रूप से, मतलब मंथली क्वार्टरली ऑडिट्स बढ़ जाएंगे तो लोगों का डर बढ़ेगा ऑडिट के कारण। पावर पीएसी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी विथ टीथ, ठीक है, मतलब टीथ का मतलब यहां पर है दोस्तों कि लोगों को डर होना चाहिए कि बाद में ये उसको जिसने फ्रॉड और एरर किया है उसको पकड़ा जाएगा और उसको दिखाया जाएगा कि भाई ये काम नहीं करना चाहिए। अब एक टॉपिक और दोस्तों 2-3 मिनट में कवर करते हैं और इस सेशन को खत्म करते हैं, फिर हाई कोर्ट के ऊपर एक अच्छा सेशन बनाएंगे क्योंकि माननीय हाई कोर्ट पर हमें अच्छे से चर्चा करनी है और ये एजुकेशनल पर्पस से हम चर्चा करेंगे। भाई किसी का ओपिनियन, ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन नहीं है, हम यहाँ पर चर्चा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। तो एडवोकेट जनरल ऑफ उत्तर प्रदेश की बात पर आते हैं। ये जो पोस्ट है वो स्टेट लेवल अटॉर्नी जनरल के इक्विवेलेंट है, मतलब वही है। देखो दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी अटॉर्नी जनरल होते हैं। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई केस चल रहा है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां पर सरकार का वकील कौन होगा? सरकार का पक्ष जो रखने वाला बंदा है वो ये होता है। तो यूपी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उनका यूपी गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई केस है या किसी केस में यूपी गवर्नमेंट पार्टी है, मतलब सरकार ही पार्टी है, किसी केस में पक्ष है, तो वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में उनका जो वकील है उसको हम एडवोकेट जनरल ऑफ उत्तर प्रदेश बोलेंगे। और ये कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी का हुनर दिखाओ, आर्टिकल 165 लिख कर आओ, अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ यूपी होंगे भाई, और क्वालिफिकेशन इनकी वही होनी चाहिए जो हाई कोर्ट जज की होती है, मतलब ये वो व्यक्ति होना चाहिए जो हाई कोर्ट का जज भी बनने के काबिल हो। रोल है भाई इनका लीगल एडवाइजर टू स्टेट गवर्नमेंट, एडवाइजर होते हैं अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, ठीक है, और रिप्रेजेंट स्टेट इन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। एडवोकेट जनरल है, ध्यान रखना भाई, एडवोकेट जनरल होता है, अटॉर्नी जनरल सेंट्रल लेवल पर। और एजी जो है अभी, एजी सुनो जी कौन है, सुनो जी एजी कौन है भाई, एजी कौन है सुन लो, अजय कुमार मिश्रा, ये फैक्ट आप डाल सकते हो। बाकी देखो जो मेन चीज है ना भाई GS5 में, वो होता है इशू और वे फॉरवर्ड। इशू और वे फॉरवर्ड देखो क्या इश्यूज हैं एडवोकेट जनरल के यूपी में इशू देखो, यूपी के रिस्पेक्ट में इशू देखना है अपने को, किसी स्टेट के रिस्पेक्ट में। लिमिटेड प्रोएक्टिव रोल इन पब्लिक इंटरेस्ट केसेस, पब्लिक इंटरेस्ट केस में लिमिटेड रोल चल रहा है भाई, प्रोएक्टिव नहीं है। ओवरबर्डन विथ रूटीन डिफेंस वर्क, ठीक है, सरकार को बचाने के वर्क में ओवरबर्डन चल रहे हैं। लेस पार्टिसिपेशन इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, लेक ऑफ पब्लिक विजिबिलिटी, पब्लिक विजिबिलिटी की कमी है और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में पार्टिसिपेशन नहीं है, ऐसा अपन ये समस्याएं देख रहे हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड लॉ ऑफिसर, लॉ ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट होना चाहिए जो स्पेशलाइज्ड है लॉ में, तो इससे क्या होगा, थोड़ी काम की रफ्तार बढ़ जाएगी। डेलीगेशन ऑफ रूटीन केसेस टू एडिशनल एजी, जो और भी एजी की पोस्ट में एडिशनल एजीज होने चाहिए जिनको डेलीगेशन हो, तो नंबर ऑफ एजी बढ़ेंगे तो भाई सरकारी काम में जो समय लग रहा है वो जल्दी होगा, मतलब कोर्ट के केस में। ग्रेटर एंगेजमेंट इन पब्लिक पॉलिसी मैटर, पब्लिक पॉलिसी मैटर में, क्योंकि देखो बिना कानून के कुछ होना नहीं है,
रूल ऑफ लॉ हम बोलते हैं ना भाई, गुड गवर्नेंस कब होगा, जब रूल ऑफ लॉ होगा। अब रूल ऑफ लॉ का पूरा टाइम कोर्ट में जा रहा है, कोर्ट में ही उलझे हुए हैं, तो बहुत दिक्कत है भाई। तो रूल ऑफ लॉ को बनाए रखने के लिए हमें इनके एंगेजमेंट को पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में भी लेकर आना चाहिए, और स्ट्रेंथन करना चाहिए कोऑर्डिनेशन विद लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट। भाई मतलब सरकारी जो डिपार्टमेंट है और इनके बीच का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से बढ़ना चाहिए। तो ये यहाँ पर हमने कुछ वे फॉरवर्ड देखे दोस्तों। तो ये एडवोकेट के रिस्पेक्ट में, एडवोकेट जनरल के रिस्पेक्ट में थे। अब हाई कोर्ट के बारे में चर्चा हम अगले सेशन में करते हैं, और अगले सेशन में हाई कोर्ट की चर्चा हम ऐसे नहीं करेंगे दोस्तों, हाई कोर्ट के कितने केसेस पेंडिंग है, तो ये बाकायदा हम डेटा देखेंगे, जो कि हम नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड से लेकर आए हैं, ग्रिड का डेटा लेकर आए हैं, और कुछ अच्छे से केस लॉ देखेंगे जो आप अपने आंसर में कोट कर सकते हो कि किस तरीके से हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश काम कर रही है। और उन केस लॉ का जिक्र मतलब शॉर्ट में करना है, बहुत डिटेल में नहीं करना है, कुछ उनकी हिस्ट्री और सब जुरिडिक्शन और वे फॉरवर्ड वगैरह वापस देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम अगले सेशन में कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो इस सेशन में फिलहाल इतना ही।